तो जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अभिजीत जीएस एक्सप्लोर सेंटर में। तो चलिए आज हम समझेंगे केमिस्ट्री के बारे में, समझेंगे रसायन विज्ञान के क्षेत्र में, समझेंगे कि रसायन विज्ञान एक परिचय के रूप में समझेंगे कि रसायन विज्ञान का जो पहला टॉपिक हमें पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, उसके बारे में समझेंगे। यहाँ पे देखिए कि रसायन विज्ञान एक परिचय यानी केमिस्ट्री, उसके बारे में समझेंगे कि रसायन विज्ञान का जो पिता कौन है और रसायन विज्ञान को किस तरह से परिभाषित किया जा सकता है उसके बारे में समझेंगे, और रसायन विज्ञान के कुछ फैक्ट और उसके इतिहास है उसके बारे में भी समझेंगे। तो चलिए ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे। तो पहले ध्यान दीजिए मेरी बातों को, उसके बाद चलेंगे बोर्ड पे। तो पहले तो हम देखेंगे कि रसायन विज्ञान को किस तरह से परिभाषित किया जा सकता है, उसके बारे में समझते हैं कि रसायन विज्ञान को किस तरह से हम डिफिनेशन तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि रसायन विज्ञान के बारे में हम एक परिभाषा देते हैं, उसको आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम पदार्थों के गुण, संगठन, संरचना तथा उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं। तो रसायन विज्ञान में हम किस चीज़ का अध्ययन करते हैं? तो रसायन विज्ञान में हम पदार्थों के गुण, संगठन, संरचना तथा उसमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए कि पदार्थों के गुण यानी पदार्थ का जो गुण होता है उसके बारे में अध्ययन करते हैं, किस टाइप का पदार्थ है और किस चीज़ का बना हुआ है, उसका किस तरह का उसको कार्य करता है, वो उसका गुण के बारे में समझते हैं। और संगठन जो होता है, संगठन में यानी संयोग या मेल, पदार्थ किस चीज़ के संयोग से, किस कणों के संयोग से बना है पदार्थ, उसके बारे में जानते हैं इसमें हम। और उसके बाद जो आता है संरचना यानी पदार्थ का निर्माण किस तरह से हुआ है और इसको आर्टिफिशियल रूप से हम किस तरह से इसका निर्माण कर सकते हैं, और जो पहले से इसका निर्माण किस तरह से हो चुका है, दोनों तरफ से हम समझते हैं, प्राकृतिक रूप से भी और आर्टिफिशियल रूप से भी इसको हम समझते हैं। तो और उसमें होने वाले परिवर्तन, जो पदार्थ का जो रूप होता है वो किस तरह से ठोस अवस्था में रहता है, गैस अवस्था में रहता है, द्रव अवस्था में रहता है, तो सभी उसकी अवस्थाओं के बारे में भी समझते हैं। तो उसी को हम रसायन विज्ञान के बारे में जानते हैं, रसायन विज्ञान के रूप में हम उसे परिभाषित करती हैं। तो चलिए आप समझे होंगे रसायन विज्ञान की परिभाषा के बारे में, और रसायन विज्ञान के कुछ आगे फैक्ट्स है उसके बारे में समझते हैं, रसायन विज्ञान के कुछ इतिहास है उसके बारे में जानते हैं। तो चलिए अब आगे समझते हैं रसायन विज्ञान के कुछ इतिहासों के बारे में समझते हैं, रसायन विज्ञान के कुछ फैक्ट्स है उसके बारे में समझते हैं। तो रसायन विज्ञान जो शब्द है उसका उत्पत्ति जो हुआ है वो मिस्र देश से हुआ है। मिस्र जो कि अफ्रीका महादेश के उत्तरी हिस्सा में बसा हुआ एक देश है मिस्र, और उसका राजधानी है काहिरा, और वहाँ का जो करेंसी है, मुद्रा है मिस्र का, वो है इजिप्टियन पाउंड। मिस्र को हम इजिप्ट के नाम से भी जानते हैं, और वहाँ का जो मुद्रा है, वहाँ का जो करेंसी है मिस्र का, वो इजिप्टियन पाउंड के नाम से जाना जाता है, और उसका राजधानी है काहिरा। तो चलिए वही देश से, मिस्र से ही रसायन विज्ञान शब्द का उत्पत्ति हुआ है। जो कि रसायन विज्ञान शब्द का जो उत्पत्ति हुआ है वो मिस्र के प्राचीन शब्द कीमिया से उत्पन्न हुआ है। मिस्र का प्राचीन शब्द कीमिया, जिसका मतलब होता है काला रंग, जिसका मतलब क्या होता है? काला रंग। कीमिया का मतलब होता है काला रंग। और मिस्र के लोग जो कि काली मिट्टी को केमी के रूप में जानते थे, मिस्र के लोग काली मिट्टी को क्या कहते थे? केमी कहते थे। और प्रारंभ में हम रसायन विज्ञान के अध्ययन को केमिटेकिंग के रूप में जानते थे। रसायन विज्ञान के जो अध्ययन को हम प्रारंभ में केमिटेकिंग के रूप में जानते थे, उस समय जो कि रसायन विज्ञान के अध्ययन को प्रारंभ में हम क्या कहते थे? केमिटेकिंग। तो चलिए रसायन विज्ञान के जो इतिहास थे उसके बारे में समझ लिए, और रसायन विज्ञान के जो परिभाषा था उसके बारे में आप लोग समझे होंगे। तो चलिए अब हम समझेंगे इसके बारे में कि रसायन विज्ञान में जो हमको अगला टॉपिक पढ़ना है उसमें समझना है कि पदार्थ एवं उसकी प्रकृति के बारे में समझना है। पदार्थ एवं उसकी प्रकृति, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मैटर एंड इट्स नेचर, मैटर एंड इट्स नेचर के बारे में समझेंगे। तो यहाँ पे देखिए एक बात और, यहाँ पे देख लीजिए कि लेवाइसियर जो कि रसायन विज्ञान के जनक के रूप में कहे जाते हैं। लेवाइसियर इंग्लिश में लेवाइसियर को हम रसायन विज्ञान का जनक कहते हैं, जो कि लेवाइसियर ही रसायन विज्ञान के पिता माने जाते हैं। तो चलिए हम समझते हैं पदार्थ एवं उसकी प्रकृति के बारे में समझते हैं, मैटर एंड इट्स नेचर के बारे में समझते हैं। तो ध्यान दीजिएगा पदार्थ क्या होता है उसके बारे में समझते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैटर क्या होता है, इसको किस तरह से परिभाषित किया गया है। यहाँ पे देखिए आप, लिखा गया है कि पदार्थ यानी दुनिया की कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती हो, जिसका द्रव्यमान होता हो और जो अपनी संरचना में परिवर्तन का विरोध करता हो, पदार्थ कहलाती है। जिसमें है जल, हवा, वायु, जल, हवा और बालू, ETC बहुत सारे इसमें आ सकते हैं। तो यहाँ पे अब किस तरह से इसको पदार्थ को आप समझ सकते हैं। यहाँ पे देखिए इसका मतलब हुआ कि दुनिया में जो भी वस्तु मौजूद है,
जो स्थान घेरती है, यानी जो स्थान घेरती है, कोई न दुनिया में जितने वस्तु है कुछ न कुछ वो जरूर स्थान घेरते ही हैं। और जो कि यहाँ पे जिसका द्रव्यमान होता है, तो द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान एक तरह से, द्रव्यमान को हम किस तरह से परिभाषित कर सकते हैं, तो द्रव्यमान का मतलब समझ सकते हैं जो कि त्वरण में विरोध उत्पन्न करता हो, किसी वस्तु के त्वरण में विरोध उत्पन्न करता हो। यानी सरल भाषा में हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु का जो कि वजन और किसी वस्तु का वजन तथा उसका जो गुरुत्वाकर्षण बल के प्रति जो आकर्षण या शक्ति होता है, उसी के हम द्रव्यमान कहते हैं, उसी को हम द्रव्यमान के रूप में जानते हैं। यानी किसी वस्तु का जो वजन होता है तथा गुरुत्वाकर्षण के प्रति उसका आकर्षण या शक्ति कितना है उस और क्या है, उसके बारे में हम जो जानते हैं उसी को हम द्रव्यमान कहते हैं। तो चलिए द्रव्यमान समझे होंगे। तो द्रव्यमान होता है यानी कि दुनिया की कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है जिसका द्रव्यमान होता है और जो अपनी संरचना में परिवर्तन का विरोध करता है। यानी कोई जो भी वस्तु दुनिया में मौजूद है वो जिस अवस्था में रहना चाहता है उसी जिस अवस्था में रहता है उसी अवस्था में वो रहना चाहता है, और उस पर कोई बाहरी बल लगाया जाता है, फोर्स किया जाता है, बड़जोरी उसको किसी रूप में परिवर्तन किया जाता है। मान लीजिए कि लोहा हुआ, उसको काटते हैं तो कितना उस पर फोर्स लगता है, वो अपने आप को एक तरह से वही बल लगाता है, काटने में कितना उसको मशक्कत का सामना करना पड़ता है। एक तरह से हुआ कि विरोध उत्पन्न कर रहा है वो अपने कटने का। और कोई भी चीज़ का जो हम डिस्ट्रॉय करते हैं, तोड़ते हैं, काटते हैं, कोई भी चीज़ को हम उसको डिस्ट्रॉय करते हैं, विघटन करते हैं, तो उसका जो संरचना में हम परिवर्तन करते हैं तो वो अपना खुद कुछ ना कुछ अपना विरोध करता है। यानी कुछ ना कुछ उसमें हमको मेहनत लगता है, जो भी हमको मेहनत लगता है उसी को हम उस रूप में हमारा जो मेहनत हुआ उसके लिए वह विरोध हुआ, विरोध उत्पन्न करता है। वो किसी वस्तु, कोई वस्तु जो कि इस पर हम संरचना में उसका परिवर्तन करेंगे तो अपना विरोध करेगा, उसी को बोला जाता है पदार्थ में, जो कि यहाँ पे परिभाषा में दिया गया है, जो अपनी संरचना को संरचना में परिवर्तन का विरोध करता है, उसी को हम पदार्थ कहते हैं। तो चलिए यहाँ पे जल, हवा, जल हो गया, हुआ कि जल को हम बर्फ़ बना सकते हैं जमा कर, इस जल को हम गर्म करके इसको वाष्प में परिवर्तन कर सकते हैं, संरचना में परिवर्तन हुआ। वायु हुआ, वायु में भी बहुत सारा जो कि वायु को किस तरह से उसमें से हम, वायु में बहुत सारा गैस रहता है, उत्पन्न मौजूद रहता है, तो उससे हम कौन सा गैस से रिएक्शन करके दूसरा कुछ बनाते हैं। ऐसे हवा का जो कि पदार्थ है, हवा तो पदार्थ ही है, वायु पदार्थ है, और बालू भी एक तरह से पदार्थ ही है। जो मैटर है दुनिया में जो भी चीज़ मौजूद है एक तरह से पदार्थ ही होता है। और हवा, बालू, जल जो कि इसका एग्जाम्पल है, बहुत सारे इसका एग्जाम्पल हो सकता है जो कि मैंने एक एग्जाम्पल दिया है समझने के लिए। तो आप समझे होंगे कि पदार्थ क्या होता है। तो चलिए अब हम समझते हैं कि पदार्थ के बारे में तो समझे हैं और पदार्थ के बारे में कुछ और आगे समझते हैं, यानी पदार्थ में उसकी प्रकृति के बारे में कुछ और समझते हैं। तो अब पदार्थों के वर्गीकरण के बारे में समझेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो पदार्थों का वर्गीकरण के बारे में समझते हैं। तो अब ध्यान दीजिएगा बोर्ड पर किस तरह से हमको समझना है, तो ध्यान दीजिए बोर्ड पे। तो अब आइए दोस्तों आगे देखते हैं, पदार्थों के वर्गीकरण के बारे में देखते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के बारे में देखते हैं कि पदार्थों का जो वर्गीकरण है उसमें कितने प्रकार से और कितने टाइप में पदार्थ को बांटा गया है, उसको अध्ययन की सुविधा के लिए और उसको समझने के लिए, और उसको किस तरह से बांटा गया है और किस तरह से क्रमबद्ध और श्रृंखला तरीका से इसको बांटा गया है जो कि इसको अच्छा तरह से ड्राइव किया जा सके। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि पहला जो पदार्थ को बांटा गया है वो भौतिक वर्गीकरण और दूसरा है रासायनिक वर्गीकरण। तो पदार्थ को दो भागों में बांटा गया है, पहले भौतिक वर्गीकरण और रासायनिक वर्गीकरण। तो भौतिक वर्गीकरण और रासायनिक वर्गीकरण जो बांटा गया है और दोनों के अंतर्गत में अंदर में उसके जो बहुत सारे प्रकार निकले हैं उसको अलग अलग करके बांटा गया है, उसके बारे में देखते हैं। तो पहले समझते हैं हम भौतिक वर्गीकरण के बारे में समझते हैं। तो भौतिक वर्गीकरण में जो बांटा गया है पदार्थ को, उसमें है ठोस है, द्रव है और गैस है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। जो कि ठोस, द्रव और गैस, जो कि पदार्थ का भौतिक वर्गीकरण जो सिद्धांत है उसमें ठोस, द्रव और गैस में बांटा गया है पदार्थ को। और आगे देखिए कि रासायनिक वर्गीकरण में, यहाँ पर रासायनिक वर्गीकरण में देखिए तो पहला जो बांटा गया है उसको शुद्ध पदार्थ और मिश्रण में बांटा गया है। रासायनिक वर्गीकरण में क्या बांटा गया है? शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। और शुद्ध पदार्थ को फिर बांटा गया है तत्व और यौगिक में। शुद्ध पदार्थ को दो भागों में बांटा गया है, इसमें तत्व और यौगिक है। और तत्व को दो भागों में बांटा गया है धात्विक और अधात्विक, यानी धात्विक और अधात्विक। इसके बारे में सभी के बारे में हम आगे समझेंगे। तो तत्व को दो भागों में बांटा गया है, धात्विक और अधात्विक। और जो कि शुद्ध पदार्थ का जो कि तत्व और यौगिक दो भाग था, जिसमें यौगिक में
यौगिक को भी दो भागों में बांटा गया है, जिसमें कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक। और अगला है इसमें मिश्रण है, तो मिश्रण को हम समांग मिश्रण और विसमांग मिश्रण में बांटते हैं, जो कि रासायनिक वर्गीकरण के अंतर्गत इतना शाखाएं हैं। इसमें शुद्ध पदार्थ है और मिश्रण है, जो कि रासायनिक वर्गीकरण में पदार्थ को दो भागों में बांटा गया है, जिसमें शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। और अशुद्ध पदार्थ को तत्व एवं यौगिक में बांटा गया है, और तत्व को धात्विक और अधात्विक में बांटा गया है, और यौगिक को कार्बनिक और अकार्बनिक में बांटा गया है, और मिश्रण को हम समांग और विसमांग में बांटे हैं। तो देखिए पदार्थ का किस तरह से वर्गीकरण, किस तरह से क्रमबद्ध तरीका से, श्रृंखलाबद्ध तरीका से इसको बांटा गया और कितनी अच्छी तरह से इसको दर्शाया गया है, तो आप देख सकते हैं। तो चलिए आज तो पदार्थों के वर्गीकरण के बारे में अभी समझे हैं आप, और आगे समझते हैं कुछ पदार्थ से रिलेटेड, मैटर से रिलेटेड, और जो कि पदार्थ का भौतिक वर्गीकरण है, जिसमें हम ठोस, द्रव और गैस के बारे में समझते हैं पहले कि ठोस क्या होता है। तो ठोस के बारे में समझेंगे, उसके बाद द्रव के, उसके बाद गैस के बारे में समझेंगे, और उसके बाद जो मुख्य पॉइंट है, जो कि छोटा पॉइंट है, जो कि नॉलेजेबल, जो कि एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, उसके बारे में भी समझेंगे। तो चलिए ध्यान दीजिए बोर्ड पे। तो चलिए दोस्तों अब आगे समझते हैं जो कि पदार्थों का जो वर्गीकरण किया गया था, भौतिक वर्गीकरण पदार्थ का, जिसमें भौतिक वर्गीकरण में जो कि 3 प्रकार में बांटा गया था, ठोस, द्रव और गैस। तो पहले हम समझते हैं ठोस के बारे में समझते हैं, सॉलिड के बारे में समझते हैं। ठोस को हम इंग्लिश में सॉलिड बोलते हैं। तो चलिए हम ठोस को समझते हैं सबसे पहले। तो ठोस को किस तरह से परिभाषित किया जा सकता है, तो ठोस को हम इस तरह से कर सकते हैं, ठोस जो कि पदार्थ का वह भौतिक अवस्था जिसमें पदार्थ का आकार एवं आयतन दोनों निश्चित रहता है। जिसमें पदार्थ का आकार यानी उसका शेप और उसका जो कि आयतन होता है, वॉल्यूम होता है, वो निश्चित रहता है, यानी कांस्टेंट रहता है, वो कभी बदलता नहीं है। अगर किसी वस्तु को आप उसमें छेड़छाड़ नहीं कीजिएगा, तो जो वस्तु, अगर मान लीजिए कि एक ईंटा रखा हुआ है, ईंट है जो कि एक वस्तु है, बुक है, अगर उसको आप कोई चीज़ में परिवर्तन नहीं कीजिएगा, अगर उसको छोड़ दीजिएगा, उसको उठाकर यहाँ से वहाँ नहीं कीजिएगा, उसको जिस अवस्था में छोड़ दीजिएगा तो उसी अवस्था में रहेगा। ठोस का यही पहचान होता है कि वो जिस अवस्था में है और उसका जो आकार है और उसका जो आयतन है वो कभी चेंज नहीं होगा, वो निश्चित रहेगा, यानी कांस्टेंट रहेगा। ठोस का जो कि परिभाषा है, जो कि ठोस जो पदार्थ होता है उसका डिफिनीशन है। इसमें आते हैं कि लोहे का छड़ हो गया, लकड़ी का कुर्सी हो गया, आपको बर्फ का टुकड़ा हो गया, ये सभी ठोस के रूप में जाने जाते हैं, जो कि एग्जाम्पल है ठोस का, सॉलिड का। तो चलिए आप समझेंगे ठोस के बारे में, सॉलिड के बारे में समझे होंगे। तो अब हम समझते हैं द्रव के बारे में समझते हैं। तो द्रव क्या होता है, लिक्विड क्या होता है। द्रव को इंग्लिश में बोलते हैं लिक्विड के नाम से जानते हैं। तो द्रव जो कि पदार्थ का वह भौतिक अवस्था होता है, द्रव जो पदार्थ का वह भौतिक अवस्था होता है जिसका आकार होता है अनिश्चित और आयतन होता है निश्चित। यानी आकार, उसका शेप होता है अनिश्चित, और जो कि उसका आयतन होता है, वॉल्यूम होता है, वो कांस्टेंट रहता है। उसका जो आकार है से बदल सकता है। द्रव का जो आकार है, लिक्विड का आकार है, वो बदल सकता है। मान लीजिए कि हम पानी को अगर हम रखेंगे, 1 लीटर पानी को अगर हम बोतल में रखें, माने 10 लीटर पानी को अगर हम एक बाल्टी में रखें, और उसी 10 लीटर पानी को हम एक चौड़ा टब में रख देंगे, टब जो कि चौड़ा होता है, तो टब में रखेंगे तो पहले गोल था पानी, बाल्टी गोल था, तो पानी का शेप भी गोल रहा होगा, और उसको हम टब में रखेंगे जो कि चौड़ा रहेगा टब, और उसमें रखेंगे तो पानी का आकार जो कि हो गया स्क्वायर की तरह हो जाएगा। तो उसका आकार में हम परिवर्तन कर सकते हैं द्रव को, लेकिन उसका आयतन में परिवर्तन नहीं कर सकते। मान लीजिए कि 10 लीटर का पानी अगर बाल्टी में है तो टब में भी रखेंगे तो 10 लीटर का रहेगा, कमेगा या बढ़ेगा भी तो नहीं। तो चलिए हम द्रव के बारे में समझेंगे। जैसे एग्जाम्पल में हो गया आपको तारपीन का तेल हो गया, पानी हो गया, अल्कोहल हो गया, ये सभी जो कि मिट्टी का तेल हो गया, ये सभी द्रव के रूप में जाने जाते हैं, जो कि एग्जाम्पल है उसका। और अब समझते हैं गैस के बारे में समझते हैं। तो गैस क्या होता है, तो गैस जो कि गैस के बारे में किस तरह से गैस को हम परिभाषित कर सकते हैं उसे देखिए। तो गैस जो कि गैस को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि गैस जो कि पदार्थ का वो भौतिक अवस्था होता है, पदार्थ का वो भौतिक अवस्था गैस होता है जिसका जो कि आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। यानी न इसका आकार निश्चित होता है और न ही इसका आयतन निश्चित होता है, दोनों अनिश्चित होते हैं। माने इसका आकार कभी भी बदल सकता है, इसका आयतन कभी भी बदल सकता है। गैस जो कि उड़ते रहता है, मान लीजिए कि 1 लीटर गैस को आप जो कि माने एक डब्बा में अगर गैस आप भर दिए पूरा फुल करके, तो समय के अनुसार धीरे धीरे गैस जो है से उड़ते जाएगा, और गैस उड़ते जाएगा तो उसका जो कि वॉल्यूम में, उसका आयतन में कमी होते जाएगा। तो उसका आयतन समझिए कि परिवर्तनशील है, अनिश्चित है, और इसका जो कि आकार है गैस का, वो वायु में किसी भी तरह से ही अपना शेप बना लेता है, इसका कोई आकार नहीं है और गैस का। और इसका किसी भी क्षेत्र में, किसी भी इसको जो कि इक्विपमेंट्स में हम रखेंगे गैस को, तो अपना उसी
रूप में ही एडजस्ट हो जाएगा और यह धीरे धीरे समय के अनुसार अगर इसको छोड़ देंगे तो ये अपना जो आयतन है इसका कमते जाएगा। तो इसी के कारण बोला जाता है कि गैस का जो कि न आयतन निश्चित होता है न ही आकार निश्चित होता है। तो गैस से कोई इस तरह से हम समझ सकते हैं, जिसमें हो गया आपको गैस में एक तरह से समझिए तो ऑक्सीजन हो गया, हवा हो गया, सभी जो कि गैस का रूप है। तो आप अच्छी तरह से समझे होंगे ठोस, द्रव और गैस जो कि भौतिक वर्गीकरण किया गया था पदार्थ का, उसके बारे में समझे होंगे। अच्छा, गैस के बारे में एक और जो कि गैस का कोई पृष्ठ नहीं होता है, गैस का जो कि कोई सरफेस नहीं होता है, गैस का कोई पृष्ठ नहीं होता है। गैस का जो विसरण होता है बहुत आसानी से हो जाता है। गैस का विसरण यानी गैस का जो फैलाव होता है बहुत जल्दी होता है, बहुत अधिक मात्रा में गैस का फैलाव होता है। और गैस को हम कंप्रेस्ड आसानी से कर सकते हैं, इसको हम संपीड़ित कर सकते हैं गैस को आसानी रूप से, समझे। तो चलिए अब गैस के रूप बारे में समझे होंगे। तो चलिए अब कुछ पॉइंट है जो कि उसको हम समझाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे। तो चलिए दोस्तों पदार्थों के बारे में कुछ और आगे समझते हैं, जिसमें हमको समझना है ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन के बारे में समझना है। ऊर्ध्वपातन क्या होता है उसके बारे में समझते हैं। इसमें लिखा गया है ऊर्ध्वपातन में, सब्लिमेशन में कुछ पदार्थ गर्म करने पर सीधे ठोस रूप से गैस बन जाते हैं, यानी सीधे ठोस से सीधे सॉलिड से सीधे गैस बन जाते हैं। यानी जो कि कुछ पदार्थ ऐसे हैं जो कि ठोस से सीधे गैस बन जाते हैं, इसे हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। कुछ पदार्थ है जो कि ठोस से गैस बन जाते हैं, उसे हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जिसमें कौन कौन से पदार्थ आते हैं वहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पे जो कि आयोडीन आता है, कपूर आता है जिसको हम कैम्फर बोलते हैं, कपूर, आयोडीन और कपूर, जो कि इसको हम अगर गर्म करेंगे कपूर को और आयोडीन को तो ये सीधे ठोस रूप रहता है, इसका आयोडीन भी ठोस रहता है और कपूर भी ठोस रहता है। और इसको हम गर्म करेंगे, इसको हम तो ये बदल जाएगा गैस में। इसी को हम ऊर्ध्वपातन के नाम से जानते हैं, सब्लिमेशन के रूप में हम जानते हैं। जो कि ठोस से गैस में जो परिवर्तन होता है उसको हम ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आगे समझिए कि पदार्थ का कुछ और जो कि इसका वर्गीकरण में आगे इसका जो टाइप है पदार्थ का, जो कि भौतिक रूप से पदार्थ की जो चौथी अवस्था को हम प्लाज्मा बोलते हैं, एवं पांचवी अवस्था को बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट इसकी पांचवी अवस्था को, पदार्थ के पांचवी अवस्था को बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट बोलते हैं और पदार्थ की चौथी अवस्था को प्लाज्मा बोलते हैं। तो समझ लिए होंगे पदार्थ और पदार्थ का जो दो और इसका जो प्रकार है पदार्थ का, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, और जो कि दो टाइप था इसका, जो कि तीसरा तीन तो हम पढ़े थे, ठोस, द्रव और गैस, और ये था दो जो कि प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। और एक और पॉइंट जिसको ध्यान दीजिएगा कि ताप और दाब में परिवर्तन करके हम पदार्थ की किसी भी अवस्था को बदल सकते हैं, यानी कि टेम्परेचर और प्रेशर में परिवर्तन करके पदार्थ की अवस्था को हम बदल सकते हैं। यानी और परंतु जो कि अपवाद में, जैसे कि अपवाद में हम रखते हैं लकड़ी और पत्थर जो कि हमेशा ठोस अवस्था में रहता है, इसको हम ताप और दाब में परिवर्तन करके नहीं बदल सकते हैं। तो ताप और दाब में परिवर्तन करके हम अधिकांशतः पदार्थ को हम उसकी अवस्था में परिवर्तन कर सकते हैं, ताप और दाब को परिवर्तन करके। तो चलिए अब समझे होंगे इसके बारे में, जो कि अभी जो पॉइंट बोले हैं उसके बारे में, और जो कि पदार्थों का ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन और पदार्थ की चौथी अवस्था और पांचवी अवस्था के बारे में समझे होंगे। और एक और पॉइंट है जो कि जल से संबंधित है, पानी से संबंधित है। तो पानी जो कि पदार्थ की तीनों अवस्था में मौजूद रह सकता है, ठोस, द्रव और गैस, जो कि जल तीनों अवस्था में रह सकता है। तो चलिए अब आप समझे होंगे पदार्थ एवं उसके प्रकृति के बारे में, और पदार्थों का वर्गीकरण के साथ साथ उसका जो पॉइंट था जो कि एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण था उसके बारे में समझे होंगे। तो चलिए दोस्तों आप सभी टॉपिक को अच्छी तरह से समझे होंगे। तो चलिए दोस्तों अब आने वाला है छठ पूजा, तो अभी से ही छठ पूजा के लिए आप सभी को अभिजीत जीएस एक्सप्लोर सेंटर की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए दोस्तों अब आगे जो वीडियो आएगा हम लोगों का वो छठ के बाद आएगा। तो इसी के साथ हम इस सेशन को एंड करते हैं दोस्तों। तो जय हिंद, जय भारत।